नमस्कार बंधुओं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में जो हिंदू संगठनों के प्रेरणादायक रहे हैं वीर सावरकर, उनका वर्णन किया और उनकी जन्म शताब्दी पर या जन्म दिवस पर उनके बारे में कहा, उनकी वीरता के बारे में कहा, उनको एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका वर्णन किया। ठीक है, उन्हें भी कुछ चीज़ें की थी, जितना कुछ उनके भक्त उसके बारे में निकाल पाते हैं। लेकिन जैसे आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैंने जब इन्होंने भगत सिंह के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की थी, तो उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद प्रधानमंत्री समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कम उनको इस बारे में पता हो या लोगों ने कम बताया हो, तो उन्हें पूरी जानकारी भगत सिंह के बारे में नहीं दी। तो मैं चाहता हूँ वीर सावरकर के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी आपसे दूँ कि जब हम लोग महान क्रांतिकारियों की बात करते हैं, खासकर स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए, तो उनके बारे में जानकारी पूरी हमें होनी चाहिए। देखिए, सावरकर ने अपने बचपन में या युवा दिनों में जरूर क्रांतिकारी काम किए। वो दूसरी बात है कि बचपन से ही वो एक समुदाय के धर्म के विरोध में थे, उसके बारे में बातें कहते थे। पर ठीक है, वो तो कई लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने लेकिन एक दो कारनामे जो जिसके बारे में सबको गर्व व गौरव होता है, उसके बाद लंदन में वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी से निकलते हुए उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया, एक जहाज से कूद गए, समुद्र में तैर के भागे। लेकिन फिर जब पकड़े गए तो उन्हें अंडमान भेजा गया, जिसको हम काला पानी कहते हैं। काला पानी बड़ी खतरनाक सजा है, उस समय तो एक तरीके से मौत के बराबर मानी जाती थी। लेकिन जितने तमाम हमारे क्रांतिकारी हैं, जिसमें असंख्य कांग्रेसी थे, बल्कि ज्यादातर तो कांग्रेसी थे, हिंदुस्तान के हर प्रांत से थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, हर धर्म के लोग थे। एक चीज में इनका एक उत्कृष्ट अचीवमेंट है। सबसे पहले शायद या सबसे प्रमुख कैदी यही थे जिन्होंने 1911 में एक पत्र लिखा बरतानिया सरकार को माफी मांगते हुए, और एक तरीके से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे किसी तरीके से अंडमान से बाहर निकाल दीजिए। फिर 1913 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें 1911 की चिट्ठी का उन्होंने व्याख्यान किया। फिर शायद 1917 या 1919 में दोबारा चिट्ठी लिखी, और तमाम चिट्ठियां बरतानिया सरकार को लिखते रहे माफी मांगते हुए। लेकिन माफी नहीं मांगी, उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया सरकार के सबसे ज्यादा लॉयल या सबसे ज्यादा भक्त अगर कोई नागरिक होगा तो उसमें वीर सावरकर होगा, अगर मुझे छुट्टी दी जाती है। अब ये बात अखरती तो है, ठीक है, आपको सजा मिली, आपने देश के लिए इतना काम किया, आपको देश के भक्ति में अगर सजा मिली तो सजा को पूरा करने का भी आप में हिम्मत होनी चाहिए थी। भगत सिंह ने तो कभी माफी नहीं मांगी। कई भक्त जो है वीर सावरकर के ये कहते हैं कि रणनीति के तहत उन्होंने ये माफी मांगी कि देखिए साहब, वो चाहते थे कि अगर मैं अंडमान से बाहर निकल आऊं तो उसके बाद बाकी तमाम देश के क्रांतिकारी कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहूंगा। मान सकते हैं। लेकिन जब वो अंडमान से 1922 से 23 में छूटे और उसके बाद उनको कहा गया कि आप रत्नागिरी जिले में रहिए, तो उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में इन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया। बल्कि वही नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। 1940 या 42 का जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो लिखित रूप से इन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि नहीं, इस आंदोलन के मैं खिलाफ हूं, इस आंदोलन में लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए। 1929 में और 1940 में एक दो ऐसे व्याख्यान हैं, जिनके पत्र हैं, जिनके भाषणों का व्याख्यान किया जाता है कि जब एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस लोगों से नारा देके कह रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लोगों को कह रहे थे कि तुम INA आर्मी में आके जुड़ो, तो उसी समय सावरकर कह रहे थे कि हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि वो अंग्रेजी फौजों में जाकर जुड़े और अंग्रेजी फौजों की मदद करें अपने दुश्मनों का नेस्तनाबूद करने के लिए। और उन दुश्मनों में सुभाष चंद्र बाबू की INA फौज भी थी। तो ये तो बड़ी मजे की बात हो जाती है मोदी जी। मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि आप एक ही पटल से सुभाष बाबू को इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं और उसी तरह आप वीर सावरकर को भी नमन करते हैं। तो भाई ये समझ लीजिए, वीर सावरकर की पूरी जिंदगी अंडमान जेल छूटने के बाद बरतानिया सरकार की भक्ति में बीती, सुभाष बाबू जैसे क्रांतिकारियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए बीती। और वीर सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने दो देशों की बात की और कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, उनको अलग राष्ट्र देना चाहिए। तो अगर जिन्ना दो राष्ट्रों में विश्वास करते थे तो सावरकर भी दो राष्ट्रों में विश्वास करते थे। अभी मैं इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है इसमें प्रधानमंत्री जी की ज्ञान वृद्धि हो जाए, हो सकता है उन लोगों की ज्ञान वृद्धि हो जाए जो वीर सावरकर को महान मानते हैं। मैं भी उनके एक उम्र तक उनके कार्यकालों को बड़ा मानता हूं। उसके बाद हिंदुत्व विचारधारा में उन्होंने जो भी अपना योगदान दिया, वो जिनको पसंद है वो उसको साधुवाद दें, उसको अपना नेता माने।
लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब उन लोगों का नाम लिखा जाएगा जो एक तरफ भले अपने धर्म की बात करते हों, लेकिन अपने धर्म की बात करते करते अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को भूल गए, तो उसमें वीर सावरकर का नाम जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।